सेशन शुरू करते हैं। और जैसा कि किरण बोल रही है कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पात्र और प्रकाशन वर्ष की अलग से पीपीटी लगाए करें। बिल्कुल लग जाएगी किरण, अगले सेशन के अंदर आप कल से ये परिवर्तन देख लोगे। हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा 23 सितंबर का आप जानते थे 2 कहानियां लगी हुई थी हमारे शेड्यूल के अंदर, राही और कानों में कंगना। राही को हमने स्किप किया था, पीपीटी स्लाइड थी क्लियर नहीं होने के कारण, और कानों में कंगना का हमने अध्ययन किया था। तो कानों में कंगना जब कहानी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, शुरू में कमेंट कर सकते हैं, लास्ट शुरू में 5 मिनट। आपको कल की क्लास में किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि आप किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो अपनी समस्या लेकर के आए और कमेंट बॉक्स में सवाल करें ताकि हम हमारा सेशन आगे बढ़ाएं। आप सबको जैसा विदित है कि आज के शेड्यूल के अंदर भी हमारे 2 कहानियां लगी हुई है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। तो हम 2 कहानियां पढ़ेंगे, इसलिए समय ये पहले से कम रहता है। ठीक है, तो हम हमारे आज की जो कहानी शुरू करते हैं और सीधा बिंदु पर आते हैं। 24 सितंबर आज 2 कहानियां पढ़ेंगे, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। दोनों ही कहानियां बंगम महिला राजेंद्र बालाघोष द्वारा लिखित कहानियां हैं। सेशन को आगे बढ़ाने से पूर्व जैसा कि किरण आप देख सकते हैं कि ये पीपीटी जो कहानी का सार रूप है उसी से संबंधित कहानी है। तो मैंने ये पीपीटी में तो ये चेंज तो कर दिया है, और आगे भी अगर पात्र और प्रकाशन वर्ष से संबंधित समस्या है तो वो भी हम देख लेंगे। हम राजेंद्र बालाघोष से संबंधित जो कहानीकार है, कहानीकार के बारे में हम विशेष चर्चा करते ही है जब कहानी पढ़ने से पूर्व, तो इसलिए राजेंद्र बालाघोष से संबंधित हम विशेष कुछ बिंदु देखेंगे। राजेंद्र बालाघोष जो हमारी दोनों ही कहानियां हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, दोनों ही कहानियां राजेंद्र बालाघोष द्वारा लिखित है। राजेंद्र बालाघोष के जन्म की बात करें तो जन्म काल इनका 1882 में ठहरता है, और इनका जो देहावसान है वो 1949 के लगभग ठहरता है। काव्य क्षितिज के ऊपर नजर डाले तो काव्य क्षितिज 1904 से 1917 ठहरता है राजेंद्र बालाघोष का। 1904 से 1917 लगभग यही काव्य क्षितिज ठहरता है। और जब इनकी रचनाओं और कृतियों संबंधित हम बात करें तो मुख्यतः 3 कहानियां देखने को मिलती है। 3 कहानियां जिसके अंदर दुलाई वाली प्रकाशन वर्ष 1907, बाई बहन 1908 प्रकाशन वर्ष, और हृदय परीक्षा प्रकाशन वर्ष 1915। सरस्वती पत्रिका के अंदर 1915 वाली कहानी प्रकाशित हुई थी। तो ये 3 कहानियां राजेंद्र बालाघोष की हमें देखने को मिलती है और कुसुम संग्रह नामक कहानी संग्रह में संग्रहित है। राजेंद्र बालाघोष से संबंधित हम बात करें तो यह मूलतः बंगाली भाषा की जो लेखिका हैं, बंगाली भाषा से संबंध रहा है और हिंदी भाषा से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी बनाए रखी है, लेकिन यह प्रवासिनी नाम से, प्रवासिनी के उपनाम से हिंदी में लेखन किया राजेंद्र बालाघोष ने। और अपनी जो लेखन शैली के अंदर पुरुषत्वात्मक समाज और भारतीय जो जिस प्रकार का भारतीय प्रवेश है उस पर कहीं ना कहीं व्यंग्यपूर्ण कहानी और व्यंग्यपूर्ण शैली इन्होंने दर्शाई है अपनी लेखन परंपरा में। तो हम हमारी सीधी कहानी पर आते हैं अब, जो चंद्रदेव से मेरी बातें हमारी प्रथम कहानी है। आज का प्रथम चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की बात करें तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। ध्यान दे, प्रकाशन वर्ष 1904 ठहरता है। प्रकाशन वर्ष 1904 लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य किया गया है। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा भारतीय इतिहास में जाएंगे तो लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय थे उनका जो कार्यकाल था वो 1905 के लगभग ही ठहरता था। तो भारत के जो वायसराय को संबोधित करते हुए राजेंद्र बालाघोष जी ने पत्रात्मक शैली के अंदर यह कहानी लिखी।
और पत्रात्मक शैली के अंदर ये कहीं ना कहीं पत्र को संबोधित करते हुए भारतीय जो उस समय का समाज था उसके अंदर जो जिस प्रकार की जो बुराइयां समाहित थी और जो कुशासन था अंग्रेजी रंग का, उस पर कहीं ना कहीं व्यंग्यपूर्ण कहानी हमारी जाती है। चंद्रदेव से मेरी बातें पत्रात्मक शैली में लिखित काशी, कलकत्ता, अमरावती तीनों शहरों का जिक्र किया गया है। शहर पर विशेष तौर से ध्यान देंगे, चर्चित स्थान पर विशेष तौर से ध्यान देंगे हम कहानी में। प्लेग की चर्चा आया हुआ प्रश्न है, प्लेग की चर्चा पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यान देंगे। पहली राजनीतिक कहानी बहुदेव पांडे जी के अनुसार में ये प्रश्न पूछा हुआ है एनटीए द्वारा कि पहली राजनीतिक कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें को किसने कहा था? बहुदेव पांडे जी ने। ये प्रश्न तो एनटीए द्वारा कर लिया गया है, लेकिन अगर इसी प्रश्न का विस्तार कर लिया जाए एनटीए द्वारा तो यह पूछा जा सकता है कि कौन सी कृति के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस कृति का नाम है नारी मुक्ति का संघर्ष। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो नोट पॉइंट है जो मैं मुखर भाषा में बोल रहा हूं वो उनको आप नोट करते चलिए। तो इस कृति का नाम लिखेंगे नारी मुक्ति का संघर्ष। नारी मुक्ति का संघर्ष, इसी कृति के अंदर बहुदेव पांडे जी ने प्रथम राजनीतिक कहानी करार दिया। ध्यान रहे प्रथम राजनीतिक कहानी यह थी, यह एक कहानी नहीं निबंध है। ये लक्ष्मी सागर, थोड़ी सी पीपीटी के अंदर दिक्कत है, लक्ष्मी सागर वैष्णवी करना इसको, लक्ष्मी सागर वैष्णवी। लक्ष्मी सागर वैष्णवी ने कहानी यह खत्न यह वक्तव्य दिया था कि यह एक कहानी नहीं निबंध है। यह लक्ष्मी सागर वैष्णवी का था और नवनीत कृति के अंदर यह वक्तव्य दिया था। नवनीत कृति, ध्यान देंगे दोनों सवाल कर लिए गए हैं एनटीए द्वारा कि पहली राजनीतिक कृति किसने कहा था? बहुदेव पांडे जी ने कहा था यह एक कहानी नहीं निबंध है। यह खत्न किसका था? लक्ष्मी सागर वैष्णवी का था। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो दोनों में अब मोस्ट बनता है कृतियों का नाम। तो बहुदेव पांडे जी की कृति कौन सी है? नारी मुक्ति का संघर्ष। और लक्ष्मी सागर वैष्णवी की कृति नवनीत। दोनों पॉइंट नोट करेंगे, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला सरस्वती पत्रिका में ध्यान देंगे, पत्रात्मक शैली में है। राजेंद्र बालाघोष चंद्रदेव को संबोधित करते हुए, भगवान चंद्रदेव को संबोधित करते हुए पत्र शैली के अंदर कहानी लिख रही है। और उन्हीं पत्र शैली के अंदर जो भारतीय समाज और कुशासन था उस समय, उस पर कहीं ना कहीं व्यंग्य करती है लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए। और लॉर्ड कर्जन को भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। पत्रात्मक शैली देखने को मिलेगी, ध्यान देंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पंक्ति कि आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो, मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही स्थान से करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपके विभाग महकमे में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी सरकार पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायप्रिय सरकार के किसी भी विभाग में नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत पदोन्नति हो गई होती। इंपॉर्टेंट है, पंक्तियां अभी जरूर सरल लग रही है, लेकिन जब हम पूरी 21 कहानियां अध्ययन कर लेंगे उसके बाद इन पंक्तियों को पहचानना
कंफ्यूज हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए ध्यान देंगे और मोस्ट पंक्ति कर लेंगे। आप साथ के साथ अंडरलाइन करते चलिए कहानी के अंदर, और फिर लास्ट में अपना आधा घंटा दे करके कहानी के नोट्स बना लेना और उस पर थोड़ा सा चिंतन कर लीजिएगा 5 से 10 मिनट कि किस प्रकार से हमारी कहानी थी, तो आपकी बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी कहानी, आप कभी नहीं भूलोगे। और कहीं से कोई भी सवाल आए तो आपका वो सवाल गलत नहीं होने वाला है। और ऐसी पोस्ट पर रहकर आप भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत जंगल और इसी झाड़ियों में भ्रमण कर चुके होते, अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी आया है। जिक्र 3 शहर आएंगे, काशी, अमरावती, कलकत्ता। तीनों शहरों का क्रम भी याद रखेंगे और तीनों शहरों का नाम भी याद रखेंगे। जैसे पुनीत और शांत धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक सुधारते, यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, वे देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। देखिए, कहीं ना कहीं इशारे में अंग्रेज राज पर व्यंग्य किया है राजेंद्र बालाघोष जी ने, तो यही है कि लॉर्ड कर्जन की जो शासन शैली है उस पर व्यंग्य किया गया है। जाति वालों के पक्षपात करे तो आश्चर्य की बात क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक आवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु की संज्ञा लॉर्ड कर्जन को दी गई है। ये पॉइंट आप विशेष तौर से नोट करेंगे, बहुत मोस्ट प्रश्न है इस कहानी का, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी वाला प्रश्न है कि आधुनिक भारत प्रभु की संज्ञा किसे दी गई, लॉर्ड कर्जन को दी गई। तो एक आवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन को भेज दे। आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अदम भारतवासियों की भांति कृष्ण वर्ण तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरवपूर्ण जाति को आपत्ति हो। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा है। इस शब्दावली के ऊपर ध्यान देंगे, पंक्तियां मोस्ट करेंगे। मैं विश्वास करती हूं जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का सदस्य नहीं तो किसी मिशन में अवश्य ही नियुक्त करेंगे, क्योंकि उन्हें कमीशन और मिशन दोनों अत्यंत प्रिय है। क्योंकि उन्हें कमीशन और मिशन दोनों अत्यंत प्रिय है। किसके बारे में कहा गया है? लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थी वे ही सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। अर्थात सच्चाई कुछ और है और वास्तविकता कुछ और ही है। कथनी और करनी में विशेष अंतर है। यही कहा गया है राजेंद्र बालाघोष जी द्वारा कहीं ना कहीं इशारे में। मैं अनुमान करती हूं कि आपके नेत्रों की ज्योति भी अवश्य ही कुछ मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत की संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति नहीं देख पाते होंगे। अतः आपसे सादर करती हूँ कि आप कृपा करके भारत को देखे तो जाइए। यद्यपि यह बात जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो एक दिन अर्थात अमावस्या। वेरी मोस्ट प्रश्न है। भगवान चंद्रदेव को जब उसके अवकाश की बात आई थी तो कौन से दिन के अवकाश की बात आ रही है? अमावस्या की बात आ रही है। तो आपको छुट्टी अवश्य ही रहती होगी। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिन्हें सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे पूरे हिंदुस्तान के भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित होगा। जैसा कि 1904 वाले सन की बात हो रही है तो उस समय भारत की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता, और कलकत्ता के बारे में कहीं ना कहीं पे यहाँ पे थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण कथन भी आएगा, वो आगे देखेंगे। और कलकत्ता पहले हम शहर देख चुके थे। इससे पहले जो हमारा पिछले वाला शहर आया था वो कौन सा आया था, कमेंट के अंदर डाल करके बताएंगे। और ये दूसरा शहर आया है कलकत्ता। इसके बाद में अमरावती और आएगा 3 नंबर पर। 3 ही शहरों का जिक्र होगा।
वहां के कल कारखाने देखकर आपको अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के लखनदार निकले। बहुत मोस्ट करेंगे यहाँ से कि वहां के कल कारखाने देख करके आपको अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लखनदाता निकले। कहाँ के? कलकत्ता के। बहुत मोस्ट प्रश्न है और इस मोस्ट प्रश्न को आप अपने नोट्सों का हिस्सा बनाएंगे। यही क्यों आपका प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद को अटखेलियां करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों खिलौना हो रही है। प्रकृति चित्रण प्राकृतिक दृश्य की ओर इशारा है राजेंद्र बालाघोष जी का। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथक पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में समा जाते हैं, उस समय यही निरदवासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात के दिन को बना देती है। कहां पर? कलकत्ता में। आपके देवलोक में जितने देवता है उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मट दिया गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। बहुत अच्छी पंक्ति है। यहां से क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना पड़ता है, जट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतले की भांति ताकते रह जाते हैं। हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक को किसकी भांति काट के पुतलों की भांति की संज्ञा दी है? राजेंद्र बालाघोष जी ने। पंक्ति को अंडरलाइन करेंगे, वेरी मोस्ट पंक्ति है। जिस योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श करने का साहस किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता, वही आज प्राय घर में आश्रिता नारियों की भांति कोई ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे? बेचारी के भाग्य में विधाता की दासी व्रती ने लिखा है। पुरुष सत्तात्मक समाज की और राजेंद्र बालाघोष जी का बेहतरीन इशारा है कि यहाँ पे नारियों की जो दीन दशा है उसका चित्रण राजेंद्र बालाघोष जी ने किया है। मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि राजेंद्र बालाघोष जी अपनी लेखन शैली के अंदर पुरुषत्वात्मक समाज पर व्यंग्यपूर्ण लेखन शैली आपको करते दिखाई देगी। हरिपदो द्रवा त्रिलोके पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आ गए हैं, वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। आपके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरीफिकी सी जान पड़ती है। किसके आगे? कलकत्ता के आगे। अमरावती तीसरा नंबर का शहर आ चुका है। तीनों शहर नोट कर लेंगे। निरीफिकी सी जान पड़ती है। इंडन गार्डन तो पारिजात से शोभित नंदन कानन को मात दे। नंदन कानन की संज्ञा किसे दी गई है? ईडन गार्डन को। ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड है, वैसे कलकत्ता के अंदर है, तो ईडन गार्डन का जिक्र आया है और उसे नंदन कानन की संज्ञा दी गई है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के अंदर राजेंद्र बालाघोष द्वारा। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विद्या को देख करके वीणा पाणी की सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह है विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। कहाँ के? कलकत्ता के। इस पंक्ति को वेरी मोस्ट करेंगे यहाँ से कि वहां के विश्वविद्यालय विद्या को देख करके वीणा पाणी सरस्वती को देवी भी लग जाएंगे और निसंदेह विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। जो पंक्तियां आपको अंडरलाइन करवाई जा रही है उन पंक्तियों को विशेष तौर से जोर देकर के अपने नोट्सों का हिस्सा बना लीजिए और उनका बार बार रिवीजन कीजिए। एक भी प्रश्न यहां से बाहर आने वाला नहीं है। 21 कहानियां लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। एक एक प्रश्न पर मैं आपका ध्यान खींचूंगा। एक प्रश्न इससे इतर नहीं होगा दोस्तों। ये हम लास्ट में एग्जाम के बाद में बाकायदा साबित कर देंगे इस बात को, लेकिन आप जैसा आपको बोला जा रहा है ठीक वैसा करते जाइए। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं। कहानी बिल्कुल सेपरेट कहानी वाली यूनिट नंबर 7 10 बाय 10। वहां के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देख करके आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने के खास बंगाली बाबू में जसते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय मिलता है। वहां की मिट टकसाल को देख करके सिंधु तनिया आपकी प्रिय सहोदरा लक्ष्मी देवी और कुबेर जी भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव
इन्हीं सब विश्व मोहक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित और सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। बात हो रही है कलकत्ता की ही। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर संसलाशन, ध्यान दे, शशांक शशधर संसलाशन पर्यायवाची है, सीधे सीधे किसके पर्यायवाची है कमेंट करेंगे। आदि उपाधियों से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनये होने पर भी जिस कालिमा को आज आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्र महाशय सफल हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे सफल न होंगे? शायद आप यह बात अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आप तो अब तक वही पुराना विश्वास बनाए हुए है जो अब तक कुटिल ग्रह है राहु आपको निगल जाता है। कुटिल ग्रह की संज्ञा किसको दी गई है? राहु को। तभी ग्रहण होता है और ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः मैं विनय करती हूं कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंके। कहीं ना कहीं जो भारतीय जो उस समय जो अविश्वास और जो भारतीय जो क्रम पाखंड था, उस पर भी राजेंद्र बालाघोष व्यंग्यपूर्ण ढंग से कह रही है कि आपको जो यथोता विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशधरों का साम्राज्य है और न अब तक भारत की सबसे श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य है, वे वो भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है हो। यों तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान का समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति है। काठ के पुतलों की भांति राजा महाराजाओं को, जो तत्कालीन राजा महाराजा थे, उनको काठ के पुतलों की भांति करार दिया है, क्योंकि वह सिर्फ अंग्रेजों के दास बनकर के रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा रूप में भारतीय राजाओं प्रणाली पर भी व्यंग्य करती हुई राजेंद्र बालाघोष दिख रही है। जैसे उन्हें उनके गोरक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं और वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। बहुत अच्छा कथन है कि वे काठ के पुतलों की भांति हैं, जैसे उन्हें गोरक्षक नचाते हैं रक्षक नचाते हैं, वैसे वे रक्षक अंग्रेज वैसे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपनी फैमिली डॉक्टर धनवंतरी, फैमिली डॉक्टर परिवार डॉक्टर की संज्ञा किसे दी गई है? धनवंतरी को। महाशय को अपने देवताओं का चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों का प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देख करके चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले। जब प्लेग महाराज की अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस से कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है अब उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनालंब को भी मैं स्वीकार करने का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एकदम
एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। बंग महिला राजेंद्र बालागोस। कहानी हमारी समाप्त होती है। जैसा कि हमने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का अध्ययन किया, बेहद ही लाइन टू लाइन अध्ययन किया, तो दोस्तों जो इसके अंदर हमने विशेषतया पंक्तियों पर जोर दिया है, उन पंक्तियों को आप समय निकाल करके अपने रजिस्टर का हिस्सा बनाएंगे और उनका एक बार जरूर सरसरी तौर से रिवीजन कर लेंगे। कहानी स्थायी हो जाएगी। बिल्कुल सरल भाषा के अंदर, पत्रात्मक शैली के अंदर कहानी भगवान चंद्रदेव को संबोधित करते हुए राजेंद्र बालाघोष जी द्वारा लिखित कहानी है। बेहद ही सरल भाषा में है और यहाँ से प्रश्न कभी कभार साहित्य से संबंधित जोड़ करके भी कर लिया जाता है और कभी कभार सीधा विषय वस्तु से भी कर लिया जाता है, लेकिन प्रश्न बड़ा ही सरल भाषा में आता है, तो इसलिए ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। बस आप धैर्य के साथ में कहानी पढ़े और धैर्य के साथ में उसके एक बार नोट्स बना ले, लाइन टू लाइन। अभी हमारे पास समय है, इसलिए नोट्स जरूर बना के चलना साथ के साथ। अब हमारी दूसरी कहानी है दुलाई वाली 1907 प्रकाशन वर्ष। इसका राजेंद्र बालाघोष जी द्वारा लिखित कहानी है। बहुत बेहद ही अच्छी कहानी है यह भी। क्लास पास थोड़े है। देखिए आपको भी पता है कि हिंदी का सिलेबस काफी थोड़ा बड़ा है, तो हमें क्लास को इसी स्पीड से लेना होगा। हमारी दूसरी कहानी है दुलाई वाली 1907 बंग महिला। इसके जब इतिहास पर जाते हैं दुलाई वाली का, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार में प्रथम मौलिक कहानी है। ध्यान देंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार में प्रथम मौलिक कहानी है दुलाई वाली। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार में, द्विवेदी जी के अनुसार प्रथम मौलिक कहानी मानी गई है दुलाई वाली। और रामचंद्र शुक्ल और सर्वमान्यता अनुसार हिंदी की जो प्रथम कहानी है वह ठहरती है इंदुमती। बहुत अच्छी कहानी है इंदुमती, और वही सर्वमान्यता अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। दुलाई वाली हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार में है। नोट करेंगे इस पॉइंट को अपने रजिस्टर में, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि हिंदी की प्रथम कहानी किसके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। बात करें दुलाई वाली कहानी की, तो दुलाई वाली कहानी के अंदर मुख्यतः पात्र है बंसीधर। वंशीधर पात्र है, और वंशीधर ने कहीं ना कहीं जो रेल यात्रा है उसके प्रवेश का चित्रण किया है वंशीधर के माध्यम से यहाँ पे कहानीकार ने। और जो वंशीधर की पत्नी है वह है, वंशीधर की पत्नी का नाम जानकी। वंशीधर की पत्नी जानकी, वंशीधर का मित्र ममेरा भाई है, वैसे खूनी रिश्ते में लेकिन मित्र भी है, इसलिए नवल किशोर, नवल किशोर को मित्र कहना ही ठीक ठहरता है। नवल किशोर, वंशीधर की पत्नी जानकी, जानकी की बहन सीता मुख्य पात्र। इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती हुई नजर आएगी। वंशीधर मुख्य पात्र, वंशीधर का ममेरा भाई नवल किशोर, वंशीधर की पत्नी जानकी, जानकी की बहन सीता। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देंगे, चर्चित स्थान पर हम विशेष नजर रखते हैं। चर्चित स्थान आएंगे 6, और पूछा हुआ प्रश्न है एनटीए का, और बहुत अच्छा सवाल बनता है कि जो दुलाई वाली कहानी है उसका प्रारंभ किस स्थान से होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस बार ही सवाल किया गया था। लास्ट प्रश्न जो हमारा नेट का एग्जाम हुआ था इस बार, उसी के अंदर, तो इसका प्रारंभ होता है काशी से। तो भाई प्रारंभ हुआ है काशी से, तो अंत भी तो होगा। अंत हुआ है इलाहाबाद से। इलाहाबाद पर
कुल 6 शहर देखने को मिलेंगे। 6 शहरों का सीक्वेंस से याद करेंगे, ना सिर्फ याद करेंगे बल्कि सीक्वेंस भी याद रखेंगे। कुल 6 चर्चित स्थान आएंगे इसमें। शुरू करते हैं कहानी। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ में गोधूलियों की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलियां लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे से सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सूंघनी की एक पूड़ियां थी। ध्यान दे, शुरू की लाइन हमेशा मोस्ट रहती है, शुरू की पंक्तियां। पूछा जा सकता है इन पंक्तियों के साथ में किस कहानी का शुभारंभ होता है या फिर इन पंक्तियों के साथ में किस कहानी का प्रारंभ होता है। तो ध्यान देंगे दूल्हे वाली का। उस समय ये दिन के 11 बजे थे। कितने? 11 बजे का समय। ये गोधूलियों की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली के अंदर थोड़ी दूरी पर एक टूटे हुए पुराने से मकान में वह जागू सा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह है मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य गड़गड़ाता हुआ क्या है कहती हुई एकदम 10 वर्ष की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ सवाल है और बहुत मोस्ट प्रश्न बनता है। सीता की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष। इस बार ही किया गया सवाल है, सीता की उम्र पूछी गई है। सीता की उम्र कितनी थी? 10 वर्ष। सीता कौन है? जानकी की बहन। अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नव युवती स्त्री आकर कोई उपस्थित हुई। कौन थी? जानकी। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। पुरुष कौन? बंसीधर। इस बात को सुनकर के स्त्री कुछ आश्चर्य युक्त होकर के कुछ झुंझलाकर बोली, आज जाना होगा? ये क्यों भला? आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहा है। नवल किशोर कहां से आ रहा था? कलकत्ते से। दूसरा शहर कौन सा आया काशी के बाद में? कलकत्ता। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ में ला रहा है। तीसरा शहर आगरा। उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इशरार किया है। इसरार निवेदन। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। ध्यान देंगे, मुगल सराय इलाहाबाद, यानी कि प्रथम हमारा काशी, द्वितीय हमारा कलकत्ता, तृतीय हमारा आगरा, चतुर्थ हमारा मुगल सराय और पंचम हमारा इलाहाबाद। मुगल सराय, और ये हमारा इलाहाबाद। ये क्रम आप याद रखेंगे। उनके तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से झट नहीं धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या, कपड़ा वपड़ा जो कुछ वो बांध बूंद करके घंटे भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही है तो कल के बदले आज ही सही। हाँ, ये बात है। नवल जो चाय करावे, क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। कौन कह रही है? जानकी। क्यों? किस बात से? बंसीधर पूछ रहा है। उनकी हंसी से। किससे और किससे? हंसता कौन है ज्यादा? नवल किशोर। हंसी ठट्टा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पुड़िया काट रही थी, मैं इतने में न जाने कहां से आकर नवल किशोर चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है। तो मैं तो शर्म के मारे मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? कौन कह रहा है? बंसीधर जानकी को। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी।
बंसीधर और नवल किशोर इतना कहकर बंसीधर के वो कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आंसुओं से ऐसी जड़ी लग गई कि आषाढ़ सावन की जड़ी लगती है। आषाढ़ सावन की जड़ी लगने से किसकी तुलना की गई है? किसकी तुलना की गई है? जानकी के आंसुओं की। पूछा जा सकता है अगर एनटीए ने गहराई से सवाल किया तो। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। बहुत अच्छा सवाल है। बंसीधर कहाँ के निवासी थे? इलाहाबाद के। और बनारस में ससुराल। ससुराल कहाँ था? बनारस में। अपनी पत्नी को विदा कराने आए थे। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा कोई नहीं है। बहुत अच्छा सवाल बनता है। ससुराल में कौन कौन? एक साला, एक साली और सास के सिवा 3 सदस्य थे। कूट वाला प्रश्न बनता है। बहुत अच्छा सवाल बनता है गहराई का। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई है। रिश्ता कौन सा? ममेरे भाई का। ध्यान देंगे, नोट करते हुए चलेंगे। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों गहरे मित्र है, एक जान दो गालिब। दोनों कौन कौन? बंसीधर और नवल किशोर। उसी दिन बंसीधर का जाना तय हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज में माँ को याद भी दिलाती जा रही थी। जिस पर सालेराम कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर के कोई सवारी ले आता हूं। बहुत अच्छा पात्र सालेराम। सालेराम पात्र को चिन्हित करेंगे। नजदीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूं। जाते जाते बंसीधर सोचने लगे कि इक्के की सवारी भले घर की स्त्रियां के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है और दूसरे पर आए पुरुष के साथ बैठना पड़ता है। इसलिए मैं एक पाल की गाड़ी ही कर लूं, जिससे सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा। कितना रुपया? 1.5 रुपया। तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने का काम हो जाएगा। कुछ नवल किशोर के यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और कुछ सामान था, उसे इक्के पर रखकर खुद भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। बहुत अच्छा सवाल बनता है। गहराई का सवाल है। कौन से स्टेशन पर जाते जाते जानकी ने अपने आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी? सिकरोल के स्टेशन तक जाते जाते। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी। वह चौंक कर बोले, अरे एक बात तो हम भूल ही गए। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहन करके आना था, तो सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हो गए हैं ना? बहुत अच्छा प्रश्न है। नवल किशोर कट्टर स्वदेशी थे। अगर नवल किशोर के व्यक्तित्व का प्रश्न किया गया तो स्वदेशी आंसर बनेगा। वे बंगालियों से भी बढ़ गए और देखे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर के क्यों रुपये की बर्बादी की जाए। देसी लेने से पैसे लगेंगे सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी ने जरा बोहे टेढ़ी करके कहा, धोती तो धोती है, पहनने से काम चल रहा जाता है, क्या ये बुरी है? कौन कह रही है? जानकी। किससे? बंसीधर के बारे में। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर ने एक कुली करके चला। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर करके बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूं तो? इक्के वाले चुप हो गया। इक्के की सवारी देख करके इसने ऐसा कहा। ये कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठ करके बंसीधर राजघाट पर पार करके मुगल सराय पहुंचे। ध्यान दे, शहर कौन सा? मुगल सराय। वहां पुल लांग करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म पर इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता
नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों का दौरा गए, तेरा गए, भीतर घुस घुस करके एक एक डिब्बे में देखा, किंतु नवल न मिले। अंत में आप खींच उठे और सोचने लगे कि मुझे वैसी ही चिट्ठी लिखी, पर आप न आए। मुझे अच्छा उल्लू बनाया, अच्छा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं था। रेल की बात ठहरी, बंसीधर जुट गए और जानकी को ला करके जनाना गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डेढ़े का था और डेढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल कल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। कुल कर लेना पीपीटी थोड़ी। समय समय पर गाड़ी छूटी, नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। अंतिम शहर है मिर्जापुर। मिर्जापुर में पेट की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस से छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर के एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पुड़िया और मिठाई लेकर के निराले में बैठे आपने उन्हें उन्हें ठिकाने लगाया। पीछे तो जानकी की सुध आई और सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौट करके अपने कमरे में आप बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डेढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा खड़ा करे। जैसा कि कहानी के शुरू में मैंने आपको बताया था कि रेल यात्रा का कहीं ना कहीं चित्र खींचने की कोशिश करेगी राजेंद्र बालाघोष। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे, अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े और सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काटे कपड़े की गठरी से बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इनके संग आने पर, भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी, तब वह सब स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोले जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कब कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह, वह अपनी स्वाभिभक्ति की गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर से ही देखती रही, फिर अस्पष्ट रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनके आदमी तो नहीं आए, देखो ये रो रही है। दूसरी बोली, दूसरी गाड़ी में बैठे होंगे। पहली, दूर पगली, यह जनाना गाड़ी है। दूसरी, फिर भी अच्छा है, कह तो रही है। वह फिर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरोगे बेटी, कौन गांव उतरोगी बेटा मिर्जेपुरा चढ़ी हो न, बंगाली भाषा। इसके जवाब में उसने जो कहा वह नहीं सुन सकी। तब पहली बोली, अठाओ, मैं पीछे पूछ रही हूँ, मैंने कहा कहाँ उतरोगी? इलाहाबाद। दूसरी बोली, इलाहाबाद में कौन गांव है बहने? पहली ने कहा, अरे नहीं जानती प्रयाग जी, जहाँ लोग मकर संक्रांति पर स्नान करने जाते हैं। दूसरी बोली, भला प्रयाग जी को कौन नहीं जानता, मैंने भी तो कई बार स्नान किया है। उसने आगे कहा, ऐसी ही एक बार सोमवारी थी कि वह गहनों की वजह से मैंने काशी में भी स्नान किया था। पहली बोली, आने जाने वाले तो हमेशा आते जाते रहेंगे, पर ये बेचारी तो मुसीबत में फंसी हुई है। हम लोग तो राजघाट का टिकट लेकर के मुगल सराय उतर गए थे, फिर वापस चढ़े। दूसरी बोली, ऐसा ही एक बार मैं भी आ रही थी और एक और महिला मेरे साथ थी। जैसे ही उससे टिकट देखा उसकी गाड़ी चल पड़ी। अब बेचारे ने चिल्लाया, गाड़ी रोको साहब, गाड़ी थोड़ी देर खड़ी कर दो। लेकिन भला गाड़ी चिल्लाने से कहाँ रुकती है? पहली बोली। वह महिला बहुत बोली थी, भला किसी के चिल्लाने से ट्रेन रुकती है? इस पर कमरे के सभी लोग हंस पड़े। अब जितने भी पुरुष स्त्रियां थी अपने अपने अनुभव साझा करने लगे। बीच बीच में उस अकेली महिला की स्थिति पर भी दुख
प्रकट करने जा रहे थे। तीसरी स्त्री बोली, टिकट संभाल कर नहीं रखा होगा साहब, सुन ले तो कलकत्ता तक पेनल्टी भरनी पड़ेगी। चौथी बोली, मैंने तो इनके आदमी को देखा ही नहीं बहन। तीसरी ने कहा, मैंने देखा था, वह टोपी पहने हुए थे। इस तरह की बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर उब गए। तब उन्होंने उन स्त्रियों से कहा, आप लोग इनके नाहक डरा रही हैं। निश्चित ही इनके पति इलाहाबाद पहुंच गए होंगे और दूसरी गाड़ी से भी वे वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद जा रहा हूं, मेरे साथ भी महिलाएं हैं। यदि ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहर जाऊंगा। आप में से यदि कोई प्रयाग में उतर रही है तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है। यदि पता चल जाएगा तो मैं इनके ठहरने का स्थान कहीं और पहुंचा दूंगा। बंशीधर इन बातों से उन स्त्रियों की बाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आपने भली कही। नहीं भैया, हम लोग किसके सामने कुछ कहे? अगर एक दूसरे की मदद हो तो दुनिया कैसे चलेगी? इस तरह ज्ञानवर्धक बातें होने लगी। कुछ लोग उस बेचारे को सहारा मिलते देख खुश हुए तो कुछ नाराज भी हो गए। क्यों नाराज हुए यह मैं नहीं कह सकता। उस गाड़ी में जितने लोग थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में एक स्त्री जो फ्रेंच चीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी वह घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल करके बंशीधर की ओर देखती और सामना होते ही फिर वह मुंह फेर लेती। बंशीधर सोचने लगे, यह क्या बात है? देखने में तो यह भले घर की स्त्री मालूम होती है, पर इसका आचरण अच्छा नहीं लगता। कौन कह रहा है? बंशीधर। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने वाली थी। बंशीधर उस स्त्री को दिलासा देते हुए आगे की चिंता में पड़ गए। यदि तार में कोई खबर नहीं आई होगी तो दूसरी गाड़ी के आने तक स्टेशन पर ठहरना पड़ेगा, और अगर उससे भी कोई नहीं आया तो फिर क्या करूंगा? गाड़ी नैनी से छूट चुकी थी। अब साथ की अशिक्षित स्त्रियों ने मुंह खोला। कहो भैया, अगर कोई बिना टिकट के यात्रा कर रहा हो तो उसकी क्या सजा होती? अरे उसने अपनी पत्नी को तो बिठा दिया और खुद टिकट लेकर के चल दिया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि रात को बंशीधर इस स्त्री के जेवर छीन करके भाग जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था जिसने खुल्लम खुल्ला कहा, क्या बाबूजी कुछ हमारा भी हिस्सा होगा? यानी कि कुछ तीखे व्यंग्यपूर्ण बातें हो रही है। इस पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए और उसे खूब धमकाया। उस समय वह चुप हो गया, लेकिन अगर इलाहाबाद में उतरता तो बंशीधर ने बदला लिए बिना न रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। कहाँ उतरे थे बंशीधर? इलाहाबाद में। एक बूढ़ी स्त्री को भी वहीं उतरना था। वहीं उससे उन्होंने कहा, उन्हें भी अपने साथ उतार लो। फिर भी उस बूढ़ी स्त्री को उस बेचारी महिला के पास बिठा करके खुद जानकी को उतारने चले गए। जब जानकी से सब हाल बताया तो वह बोली, अरे जाने दो, किस झंझट में पड़े हो? पर बंशीधर ने न माना। जानकी को उस भद्र महिला को एक जगह बैठा करके खुद स्टेशन के पास गए। बंशीधर के जाते हुए बूढ़ी औरत जिसे उन्होंने देखभाल के लिए छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब बंशीधर बड़े असमंजस में पड़ गए। बंशीधर असमंजस में क्यों पड़े? क्योंकि बूढ़ी महिला के जाने से टिकट के लिए बखेड़ा खड़ा होगा, क्योंकि वह महिला बिना टिकट थी। बेटिकट कौन थी? तीसरी महिला। जब वह लौट करके आए तो किसी को नहीं पाया। अरे यह सब कहाँ गई? यह कहते हुए चारों ओर देखने लगे, पर कहीं पता नहीं चला। इस पर बंशीधर घबरा गए। आज कैसी बुरी किस्मत है कि एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। इतने में इन्होंने अपने उस धुलाई वाली को आते देखा। तू उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि वह हंस पड़ी। अरे ये क्या सब तुम्हारी ही चाल थी? मैं अब समझ गया, ऐसा मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता है वह तुम्हारी बहुत ही। अच्छा तो वे कहाँ गई? वे पालकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। नहीं, मैं पहले सारा हाल सुनूंगा फिर चलूंगा। हाँ ये बताओ, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकली? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय में तुम्हारे साथ चली आ रही हूँ। जब तुम मुगलसराय में मेरे लिए परेशान हो रहे थे तो तब मैं डोडी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटी तुम्हारा तमाशा देख रही थी। फिर मिर्जापुर में जब तुम अपने काम में व्यस्त थे, मैं तुम्हारे पास से गुजर गई, पर तुमने मुझे नहीं देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ गई थी। तुम्हारे आने पर मैं प्रकट होऊंगा। अब थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुनकर के बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों के बीच बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे पास जैसे समझदार व्यक्ति के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई।
उसे नाहक रुला दिया, वह बहुत डर गई। पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। कौन कह रहा है? बंसीधर। नहीं जी, डर किस बात का था? हम दोनों तो गाड़ी में थे, हाँ, लेकिन अगर मैं स्टेशन मास्टर को खबर कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। नहीं, अरे तो ये क्या, मैं मर थोड़े गया था। 4 हाथ की धुलई की बिसात कितनी। कौन कह रहा है? नवल किशोर। इसी तरह बात करते करते दोनों गाड़ी के पास पहुंचे। देखा तो दोनों मित्रों की पत्नियां खूब हंसी टिटोली कर रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें क्या नहीं आती। कहानी का शुरू और कहानी का अंत की पंक्तियां बहुत मोस्ट होती है। ये पंक्तियां बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कह रही है? जानकी की पंक्तियां हैं, पूछी हुई प्रश्न पंक्तियां हैं, किया हुआ प्रश्न है यहाँ से पहले भी। जानकी का कथन है, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है, हंसी हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया नहीं आती। किसके ऊपर? बंसीधर और नवल किशोर के ऊपर कह रही है। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी से लिखने से छुट्टी मिली। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। राजेंद्र बालाघोष की कहानी थी दुलाई वाली, जो कि बेहद ही जो रेल यात्रा के ऊपर सामान्य बातचीत की दृष्टि वाली कहानी थी। बहुत बेहद सरल भाषा के अंदर हमें समझाने का प्रयास किया है राजेंद्र बालाघोष जी ने, और कहीं ना कहीं रेल यात्रा का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद है यह कहानी आपको बेहद अच्छे से समझ में आई होगी। और किसी भी प्रकार का फिर भी कोई शंका और आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल अपने डाल सकते हैं, ताकि हम अगले सेशन के अंदर उन पर विस्तृत चर्चा कर सके। और भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहानी को अब आप जो मुख्य पंक्तियां थी उनको मैंने वैसे अंडरलाइन करवा दिया है, तो जो भी अंडरलाइन करवाई थी उनको आप अपने नोट्सों का हिस्सा बनाइए और लास्ट में सरसरी तौर पर 5 से 10 मिनट कहानी पर विशेष चिंतन कीजिए, तो कहानी बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी। हिंदी गद्य की सबसे बड़ी खास बात यही है कि हिंदी गद्य को जब आपने एक बार पढ़ लिया है लाइन टू लाइन है, तो हिंदी गद्य को आप भूल ही नहीं सकते। खासतौर से कहानी को तो कैसे भूलेंगे, क्योंकि कहानी एकदम कहानी बिल्कुल कहानी की तरह ही पढ़ना है। हमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं लेना है। बहुत अच्छा समय हमारे पास में है, अभी किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, तो हम इसीलिए कहानी का हम लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं और हम यहाँ से हमारे नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि हमें अब लास्ट में अंतिम जब हमारा पड़ाव आएगा एग्जाम के बेद नजदीक, तो हमें रिवीजन करने में बेद आसानी होगी और हमें जब हमारे शंका और जो हमारे सवाल है वो भी हम एक से एक सवाल हम निकाल पाएंगे। इसलिए तमाम आप अभी मेहनत करिए, थोड़ा सा आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश कीजिए, और बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरी फिलर फॉर्म टीम आपके साथ में खड़ी है। किसी भी प्रकार का कोई पीवाईक्यू संबंधित या फिर पीपीटी संबंधित या फिर पीडीएफ संबंधित कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवाल डाल सकते हैं। निश्चिंत रहिए दोस्तों, बिल्कुल आप ये एकदम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हो, मिशन जेआरएफ पर काम कर रहे हो, योद्धा बैच के आप प्रकांड योद्धा हो, हिंदी साहित्य के परम योद्धा हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आज हमारी सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल द गाइस, थैंक यू सो मच।